औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ENG 301 लेसन नंबर 7 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम लोग लेकर चल रहे हैं। लेसन नंबर 6 में भी हम लोग ने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जिक्र किया था और आज जो लेसन नंबर 7 है इसमें भी हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेसन नंबर 6 में हमने इनको थोड़ा सा इनका आगाज़ किया था। ये टोटल 7 है जिनमें हम लोगों ने 4 डिस्कस कर ली थी और 3 ये रह गए हैं, लेकिन एक पिछला भी रह गया, उसको भी हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखें तो ये मैंने आपको अच्छी तरह हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। यहाँ पे हमारा जो सिर्फ रह गया था वो था टचिंग बिहेवियर। तो टचिंग बिहेवियर भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एस्पेक्ट होता है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखें स्टॉकिंग, हिटिंग, होल्डिंग और गाइडिंग द मूवमेंट ऑफ अनदर पर्सन आर एग्जाम्पल ऑफ टचिंग बिहेवियर डैट कम्युनिकेट नॉन वर्बली। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे ये लाइन लिखी गई है, ठीक है, इसको आपने पढ़ लेना। वैसे मैं आपको अपने अल्फाज में बता देता हूँ कि टचिंग बिहेवियर का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से क्या ताल्लुक है। फॉर एग्जांपल कि दो आदमी आपस में मिलते हैं, ठीक है, वो आपस में क्लोज रिलेटिव्स हैं, तो अब वो जैसे ही हग करके मिलेंगे, ठीक है, अब जो क्लोज रिलेटिव होंगे तो वो फ़ौरन आपस में हग करेंगे और उनकी जो फेस पे स्माइल होगी और उनका जो एक दूसरे को यानी कि आंखों के इशारा या फिर हाथ मिलाने का जो स्टाइल होगा, ठीक है, उससे आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि यार ये लोग जो दो आपस में यानी कि मिल रहे हैं तो ये कोई क्लोज रिलेटिव है या इनके दरमियान कोई ख़ास किस्म का ताल्लुक है। अब ना तो आपने उनसे पूछा कि यार आप लोगों का क्या ताल्लुक है, ना ही उन्होंने आपको बताया कि हमारे जी ये ताल्लुक है, लेकिन वो नॉन वर्बली आपको बता रहे हैं, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है। उन्होंने हग इस तरह किया है, उन्होंने हैंड शेक इस तरह किया है कि आपको आइडिया हो गया कि ये दो लोग आपस में यानी कि क्लोज रिलेटिव हैं। इसी तरह यानी कि जब कोई स्ट्रेंज उनसे मिलता है तो उनके जो हाथ मिलाने का स्टाइल होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उनका एक हाथ यानी कि कोट की जेब में हो, दूसरा तो अचानक से वह यानी कि बाहर निकालें और इस तरह यानी कि हैंड शेक कर लें। तो यानी कि जब भी कोई आपस में हक करेंगे ये हैंड शेक होगा, तो इस तरह के टचिंग बिहेवियर, इसको कहते हैं टचिंग बिहेवियर, ठीक है। और इसके बाद फिर जो इसकी यानी कि ये टचिंग बिहेवियर हक वगैरह करके और उसके बाद हैंड शेक करके, तो वो जो आपको यानी कि कम्युनिकेट कर रहे होंगे वो आपको अपने बारे में बता रहे होंगे कि हमारे दरमियान रिलेशन क्या है। अगर तो वो आपस में रिलेटिव होंगे तो उनके हैंडशेक से आपको पता चल जाएगा, यानी कि जितना वो पुरजोश अंदाज से हैंडशेक करेंगे। आपने कई दफ़ा अपनी फैमिली में देखा होगा कि जब भी दो कज़न आपस में, ठीक है, यानी कि दो कज़न आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने का स्टाइल डिफरेंट होता है। इसी तरह जब कोई बाहर का बंदा उनसे मिलता है तो फिर उनके जो मिलने का स्टाइल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अब जो देखने वाला होता है वो यानी कि जो देखने वाला होता है उसको ये कम्युनिकेट कर रहे होते हैं नॉन वर्बली कि यार हमारा जो रिलेशन है वो क्या है। तो इस चीज़ को कहते हैं टचिंग बिहेवियर। ये भी एक यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एस्पेक्ट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये ईजी है वैसे आपने अपनी वर्डिंग में इसको कर लेना, ठीक है। उसके बाद लेसन नंबर 7 में इसके जो मज़ीद यानी कि एस्पेक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। इसके मज़ीद जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें सबसे पहला है प्रॉक्सिमिटी। इसके आगे आप देखें तो लिखो यूज़ ऑफ स्पेस। प्रॉक्सिमिटी मीन्स नियरनेस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्पेस, ठीक है, कि यानी कि फिजिकल स्पेस की टर्म्स में इसको नियरेंस यानी कि करीब, प्रॉक्सिमिटी के जो ताल्लुक होता है वो यूज़ ऑफ स्पेस। फॉर एग्जांपल किस तरह कि यानी कि आप कॉलेज में जा रहे हैं, ठीक है, कॉलेज के अंदर आपने देखा कि एक टीचर और एक स्टूडेंट आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी कि आपस में बातें कर रहे हैं और उनके दरमियान एक सर्टन स्पेस है। लाजमी बात है कि सर्टन स्पेस तो होगी। स्टूडेंट लाजमी बात है टीचर के बहुत करीब नहीं खड़े होते हैं, वो थोड़ा सा यानी कि स्पेस दे के खड़े होते हैं। इसी तरह आप एक और यानी कि जगह पे देखते हैं तो वहाँ पे एक टीचर और दूसरा टीचर वो दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो अब जो उनकी कम्युनिकेशन होगी यानी कि उनके जो खड़े होने का स्टाइल था और उनके दरमियान जो स्पेस थी वो कम है। लेकिन जब एक स्टूडेंट और एक टीचर बात कर रहे थे तो उस टाइम भी बात तो कम्युनिकेशन तो हो रही थी, लेकिन उस टाइम उनके दरमियान स्पेस जो थी वो एक यानी कि सर्टन थी, एक ख़ास किस्म की स्पेस थी, एक ज़्यादा स्पेस थी एज़ कम्पेयर टू कि जब दो टीचर्स आपस में बात कर रहे हैं। तो इसी तरह यानी कि जब आप अपने सीनियर से बात करते हैं, कोई भी आपका सीनियर हो उससे आप बात करेंगे तो आपकी यानी कि जो स्पेस होगी तो आपके दरमियान और उनके दरमियान में यकीनी बात है कि वो ज़्यादा होगी। आपके अंदर यानी कि आप हेजिटेशन का शिकार होंगे, इसलिए जो स्पेस होगी वो ज़्यादा होगी। इसी तरह फिर जब आप अपने यानी कि किसी दोस्त वगैरह से मिलेंगे तो फिर तो स्पेस ना होने के बराबर होगी। तो इस चीज़ से भी आप लोगों को बता रहे होंगे कि यानी कि अब एक टीचर और एक स्टूडेंट खड़े होंगे तो देखने वाला फ़ौरन समझ आएगा उनकी सर्टन स्पेस को देखकर कि इनके दरमियान इतनी ज़्यादा स्पेस है। मतलब यह है कि इनमें से कोई एक या तो टीचर है या एक स्टूडेंट है, या फिर इनमें से कोई एक सीनियर है और दूसरा जूनियर है। इसी तरह यानी कि जब दो टीचर्स आपस में बात कर रहे होंगे तो उस टाइम आप फ़ौरन समझ आएंगे यार या तो ये आपस में यानी कि क्लोज रिलेटिव्स हैं या फिर जो भी है, लेकिन इनके दरमियान एक क्लोज रिलेशन है जिसकी वजह से आपस में खड़े हैं। हालांकि उन्होंने आपको बताया नहीं है कि वो आपस में क्या है और ना ही आपने पूछा है, लेकिन उन्होंने वो यानी कि वो खड़े इस अंदाज से थे, उनके दरमियान जो सर्टन स्पेस थी उसको देख कर ही आपने आइडिया लगा लिया है कि जी यहाँ पे ये जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं
इनके दरमियान जो स्पेस है उस स्पेस को देखकर आपने आईडी लगा दी कि इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। और यानी कि 95% केसेस में आप लोग बिल्कुल सही है, यानी कि अच्छी तरह आप लोग जज कर लेते हैं कि इनके दरमियान जो रिलेशन क्या है सिर्फ स्पेस को देखते हुए। इसी तरह पर्सनल स्पेसेस वेरीज अकॉर्डिंग टू, कि पर्सनल यानी कि जो स्पेस होती है, ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग चलती है। सबसे पहले जेंडर, कि अब आप पाकिस्तान में देखें कि जब भी दो ख़वातीन आपस में बात कर रही होंगी, ठीक है, तो पाकिस्तान में यानी कि ख़वातीन आपस में बात करेंगी तो लाजमी बात है कि उनके अंदर जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा, उनके अंदर स्पेस कम होगी। इसी तरह जब एक लड़की मेल से बात करती है, ठीक है, एक फ़ीमेल मेल से बात करेगी तो उनके दरमियान जो यानी कि डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। जब मेल फीमेल से करेगा तो फिर भी जो स्पेस होगी वो ज़्यादा होगी। इसी तरह कोई यानी कि जो सर है वो अपनी जो फीमेल वर्कर है उससे बात करेगा तो लाजमी बात है स्पेस ज़्यादा होगी। लेकिन जब सर अपने मेल वर्कर से बात करेगा तो स्पेस थोड़ी सी कम होगी। तो इस चीज़ से भी देखने वालों को आइडिया हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान के हद तक है, बाकी कई कंट्रीज़ हैं यहाँ यानी कि जहाँ पे इस तरह की ये जो यानी कि हर कल्चर में ये चीज़ डिफरेंट होती है। लेकिन यहाँ पे वैसे ओवरऑल आपको बता रहा हूँ कि जेंडर का ये मतलब है। उसके बाद देखें स्टेटस का मैंने आपको ऊपर यानी कि डिस्कस किया कि जब यानी कि किसी का एक टीचर स्टूडेंट की मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि टीचर का स्टेटस हाई है एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट को लो है, तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उससे भी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इनके दरमियान जो स्टेटस का फ़र्क है उसकी वजह से ये यानी कि या तो इनके दरमियान स्टेटस का फ़र्क है या ये क्लोज रिलेटिव्स नहीं है या फिर ये दो लोग आपस में यानी कि एक दूसरे को पहले से जानते नहीं हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें आपके माइंड में आ जाएंगी उनके दरमियान एक सर्टेन स्पेस को देखकर, तो स्टेटस का मतलब यही है। उसके बाद आ जाता है रोल्स, कि रोल्स जो होते हैं यानी कि हर बंदे का अपना रोल होता है, तो रोल को देखकर भी आप जज कर लेते हैं। किस तरह कि एक शॉपकीपर है और एक उसके यानी कि कस्टमर है, ठीक है। अब कस्टमर शॉपकीपर के पास जाएगा तो एक सर्टन स्पेस होगी, शॉपकीपर और कस्टमर के दरमियान एक सर्टन स्पेस होगी। शॉपकीपर का रोल और है, जो कस्टमर है उसका रोल कस्टमर वाला है, शॉपकीपर का रोल शॉपकीपर वाला है। तो इसके दरमियान यानी कि जो स्पेस होगी तो उसको आप यहाँ पे यानी कि रोल्स की टर्म में ले सकते हैं। उसके बाद कल्चर, तो कल्चर में यानी कि हर कल्चर यानी कि किसी भी इलाके का कल्चर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जब भी यानी कि आपने कम्युनिकेशन करनी होगी नॉन वर्बली, तो आपको इस चीज़ का पता हो कि यानी कि फ़लाँ मुल्क का जो कल्चर है उसके अंदर क्या चीज़ है, उस कल्चर के बारे में A to Z चीज़ों का आपको आइडिया होना ज़रूरी है। यहाँ पे देखें तो बाकी ये रिसर्च ऑन डैट ऑस्ट्रेलियंस, यानी कि ऑस्ट्रेलियन के बारे में लिखो कि वो यानी कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस का फ़र्क होता है वो किस तरह का होता है। इस तरह अमेरिकन के दरमियान में तो ये डिफरेंट यानी कि कल्चर्स में ये डिफरेंट तरीक़ों से होता है। कई यानी कि कई जो कल्चर्स हैं, कई कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे डिस्टेंस का ख्याल कम रखा जाता है। वहाँ पे अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो वो लोग इसको समझते हैं कि ये गुड है। लेकिन कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डिस्टेंस जितना कम होगा वो समझते हैं ये अच्छी बात है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने देखना है, वैसे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आ जाता है आर्टिफैक्ट्स कहते हैं कि आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है। फॉर एग्जांपल कि परफ्यूम, क्लॉथ्स, लिपस्टिक, ग्लासेस एंड हेयर पीसेस प्रोजेक्ट द स्टाइल और मूड ऑफ द वेयरर। इसका क्या मतलब है कि जब भी यानी कि आपको जो ड्रेसिंग होती है, ठीक है, आपने लिपस्टिक यूज़ की होती है, आपने ग्लासेस लगाए होते हैं, आपके जो बालों का स्टाइल होता है, तो इस तरह के यानी कि जो आप ये कहते हैं आपका जो गेटअप होता है जिसकी वजह से आप लोगों में पहचाने जा रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि आपके जो गेटअप होता है, आपके ड्रेस होता है, आपकी लिपस्टिक होती है, आपके जो बालों के ऊपर हेयर बैंड लगा होता है, तो इस तरह की यानी कि आपके शूज़ हो गए, तो ये जो यानी कि सारी चीज़ होती है ना, तो इसको कहते हैं आर्टिफैक्ट्स। तो जब भी यानी कि ये आप इनके थ्रू आर्टिफैक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स यूज टू कन्वे नॉन वर्बल मैसेजेस, कि ये एक नॉन वर्बल मैसेजेस को कम्युनिकेट यानी कि कन्वे करने के लिए यूज़ की जाती है। किस तरह कि जब आपने फास्ट करें यानी कि आपने कोई ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है, ठीक है, तो अगली दफ़ा जब आप लोग मिलेंगे यानी कि आपने एक फंक्शन में ब्लैक कलर का सूट पहना है, आप किसी और फंक्शन में गए हैं लेकिन अब आपका ड्रेस कोई और है, लेकिन अब जिन लोगों ने आपको पहले फंक्शन में देखा था यानी कि ब्लैक सूट में, तो वो फ़ौरन जान जाएंगे कि यार ये फ़लाँ बंदा है। तो अब ना तो उन्होंने आपसे पूछा है ना आपने उनको बताया कि मैं वही हूँ, तो उन्होंने आपकी ड्रेस की वजह से ना आपको पहचान लिया है। आपने अपनी ड्रेस की वजह से अपनी जो यानी कि आप ये कहते हैं आइडेंटिफिकेशन है या इंट्रोडक्शन आपने अपना करवाया है। उनको आइडिया हो गया कि आपने यहाँ से नॉन वर्बली यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपने किया उनके साथ, इस तरह उनको आइडिया हो गया। इस तरह यानी कि यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है, लिपस्टिक, ग्लासेस। अब यहाँ पे देखें तो जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, ठीक है, इनका ताल्लुक इन्वायरमेंट से होता है। इन्वायरमेंट से किस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल कि जब एक फंक्शन में होते हैं यानी कि एक शादी का फंक्शन होता है, अब शादी के फंक्शन में आपकी जो ड्रेसिंग होगी वो डिफरेंट होगी। इसी तरह जब आप एक ऑफिस में होंगे तो आपकी ऑफिस वाली यानी कि जो ड्रेसिंग होगी वो होगी, लेकिन जब आप यानी कि जब आप ऑफिस में होंगे तो आपकी शादी वाली ड्रेसिंग नहीं होगी। इसी तरह जब आप शादी में होंगे तो आपकी ड्रेसिंग डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू के ऑफिस। आपकी ऑफिस वाली यानी कि जो गेटअप है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट का रोल भी इस तरह का आ जाता है। बाकी यहाँ पे कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने इसको अपनी वर्डिंग में कर लेना, मैंने आपको सिर्फ समझा दिया है। यहाँ से जो मेरा मेन मकसद है वो ये है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं
कि कैन इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ अ कम्युनिकेशन। फॉर दिस रीजन ऑर्गेनाइजेशंस गिव केयरफुल कंसिडरेशन टू ऑफिस स्पेस। कि इसमें देखें कि इन्वायरमेंटल फैक्टर के इन्वायरमेंट की वजह से जो कम्युनिकेशन होती है नॉन वर्बल, वो किस तरह। फॉर एग्जांपल कि आप एक स्कूल में जाते हैं, ठीक है, बल्कि आप एक ऑफिस में जाते हैं। ऑफिस में आप देखते हैं सामने आपको चेयर्स नज़र आती हैं, ठीक है। उसी तरह यानी कि आपको नोटिस बोर्ड नज़र आता है, आपको वहाँ पे वर्कर्स यानी कि प्रॉपर एक ड्रेसिंग में नज़र आते हैं, वहाँ पे लैपटॉप्स आपको डिफरेंट नज़र आते हैं, टेबल नज़र आते हैं, चेयर्स यानी कि नज़र आती हैं, आपको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट नज़र आता है कि यार वाकई एक ऑफिस वाला इन्वायरमेंट है। इसी तरह जब आप एक क्लासरूम में जाते हैं, वहाँ पर आपको एक वाइट बोर्ड, उसके बाद एक चेयर, एक डेस्क, ठीक है, उसके बाद आपको वहाँ पे डिफरेंट चेयर जो स्टूडेंट की होंगी वो स्टूडेंट्स यानी कि नज़र आएंगे, वहाँ पे एक टीचर नज़र आएगा जो वहाँ पे टीच कर रहा होगा, उसके हाथ में मार्कर होगा। तो जैसे ही वहाँ पे सामने वाला जाएगा तो उसको आइडिया हो जाएगा कि यार ये एक टीचर है, ये एक स्टूडेंट है और ये एक क्लासरूम है। तो यहाँ पे ना तो आपने उसको बताया कि मैं टीचर हूँ, ना स्टूडेंट ने कुछ बताया कि हम स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो बाहर से गया वो फ़ौरन समझ गया कि यार ये क्लासरूम है। तो इस तरह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया किस चीज़ के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर। इन्वायरमेंट यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को यूज़ करते हो यहाँ पे कम्युनिकेशन हो गया। तो इन्वायरमेंट का ताल्लुक किस चीज़ से होता है। इस तरह जब आप एक ऑफिस में जाते हैं, कोई नहीं आपको बताएगा कि ये एक ऑफिस है, आप अंदर जाएंगे, आप देखेंगे तो आपको इन्वायरमेंट यानी कि प्रॉपर नज़र आएगा कि हाँ यार वाकई ये ऑफिस वाला एक इन्वायरमेंट है। इसी तरह जब आप एक शादी में जाएंगे, ठीक है, आप देखेंगे हर बंदा तैयार होगा, म्यूज़िक चल रहा होगा, तो आप फ़ौरन समझ आएंगे यार यहाँ पे शादी है, क्योंकि शादी वाला इन्वायरमेंट है, ठीक है। कोई बंदा आपको नहीं बताएगा कि ये शादी है, यहाँ पे इसलिए तैयार हुए हैं, आप फ़ौरन समझ आएंगे कि यार यहाँ पे एक शादी है, इसलिए यहाँ पे जो लोग हैं वो आपको इनके हर तरह से तैयार नज़र आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ देखें, यहाँ पे बिल्कुल एंड पे, इन द वर्क प्लेस अटेंशन टू पंक्चुअलिटी, कि यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो पंक्चुअलिटी होती है, पंक्चुअलिटी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि टाइम भी आप ये कह सकते हैं कि जो टाइम होता है ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक एस्पेक्ट होता है। इससे पहले ये मैंने आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर का बता दिया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। इसमें आप एक और चीज़ देखें, यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में, सर्टन इंस्टिंक्ट्स सच एज द डिज़ायर ऑफ द प्राइवेसी, फेमिलियरिटी एंड सिक्योरिटी नीड टू बी सेटिस्फाइड। केयरफुल डिज़ाइन ऑफ द वर्क प्लेस कैन मीट दीज नीड्स एंड इन डूइंग सो इम्प्रूव कम्युनिकेशन, प्रोडक्टिविटी एंड मोरल। कि जब भी आप एक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बना रहे होते हैं, ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप इस लिहाज से बनाएं कि ताकि जो आपके वर्कर्स हैं, ठीक है, वो उससे फेमिलियर हो जाएं, उनकी जो यानी कि उनको सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो प्राइवेसी है वो वहाँ पे मेंटेन रहे, वो फुली सेटिस्फाई रहें। जब तक वो फुली सेटिस्फाई नहीं होंगे तो तब तक यानी कि वहाँ पे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर, वहाँ पे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो नहीं हो सकेगी। किस तरह नहीं हो सकेगी, यानी कि जब एक बंदे को अपनी प्राइवेसी का डर है, वो बंदा वहाँ पे डर के बैठा हुआ है कि यार कहीं कोई मेरी यानी कि यहाँ से पिक्चर ना ले, इस तरह का सीन हो सकता है। तो फिर वहाँ पे जो देखने वाला आएगा वो क्या समझेगा, यार ये बंदा तो डरा हुआ, वहाँ पे एक ऑफिस का एनवायरनमेंट ही नहीं होगा सिर्फ एक बंदे की वजह से, ठीक है। तो यानी कि अब वो एक बंदा टेबल पे बैठा हुआ सर रख के, ठीक है, और 2-3 बंदे उसके आसपास खड़े हैं, कोई मेडिसिन लिख रहा है, कोई उसको पानी दे रहा है। तो अब वहाँ पे ऑफिस का जो यानी कि एनवायरनमेंट है वो कम, बल्कि एक हॉस्पिटल का यानी कि जो होगा एनवायरनमेंट होगा वो ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह की यानी कि चीज़ें जो आपके वर्कर्स होते हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी, उनकी प्राइवेसी, उनकी यानी कि फेमिलिटी जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ होती है, तो इस तरह की चीज़ों को भी आपको यानी कि माइंड में रखना पड़ता है अगर आपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स को यूज़ करते हुए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ कि यहाँ पे टाइम भी, इसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ है इसको देखें कि थर्ड पैराग्राफ में आप देखें तो यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ में वो कह रहा है कि पंक्चुअलिटी की जिक्र है, यानी कि टाइम का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टाइम का जो रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। टाइम का रोल किस तरह इंपॉर्टेंट होता है और टाइम के ज़रिए जो यानी कि आप ये कह दें कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो किस तरह होती है। टाइम के ज़रिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का रोल यहाँ पे इस तरह है कि फ़र्ज़ करें आप एक ऑफिस में यानी कि टाइम पे जाते हैं, ठीक है। अगर आप टाइम पे नहीं जाते हैं तो जो यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन वाले बाकी लोग हैं वो कुछ ना कुछ अपने माइंड में लाजमी सोच लेंगे कि यार हो सकता है उसका रास्ते में कोई बाइक ख़राब हो गई हो सकता है गाड़ी ख़राब हो गई हो सकता है उसके घर में कोई मसला हो। तो अब ना तो उन्होंने आपसे पूछा है, ना आपने उनको बताया है, लेकिन वो खुद ही यानी कि आपके जो आप नॉन वर्बल यानी कि कम्युनिकेशन कर रहे हैं और वो आपसे कर रहे हैं, आप उनसे कर रहे हैं, यहाँ पे नॉन वर्बली हो रही है। सिर्फ एक टाइम की वजह से उन्होंने आपको जान लिया कि यार कई रीजंस हो सकते हैं। तो इस तरह यानी कि जो टाइम होता है ये भी, इसको भी आप कह सकते हैं कि ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एस्पेक्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे कोई ख़ास चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके बाद हम लोगों ने इसके जो 7 एस्पेक्ट्स थे ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसको हमने रीड किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो यानी कि 7 के 7 थे एस्पेक्ट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इनकी समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद किसी को कन्फ्यूजन हो
तो वो मुझसे पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको बता दूंगा। लेकिन ये जो हमारा लेक्चर है ये काफ़ी शार्ट रहा है, ठीक है, तो इससे यानी कि आपके लिए आसानी रहेगी। और बाकी यहाँ पे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा जो मेन मकसद है वो यही है कि आपके जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करूँ। और जब हमारे इंशाल्लाह 45 लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा, यानी कि एक वीडियो मैं मज़ीद आपको बना के दूंगा जिसमें मैंने आपको ये बताना है कि ये चीज़ आपने याद करनी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपने स्किप करना है। अभी जो मैं काम कर रहा हूँ अभी मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि हर टॉपिक को लेकर आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो जो किताब होती है उसके ऊपर यकीन नहीं रखते, वो अपनी मेंटल एबिलिटीज़ के ऊपर यकीन रखते हैं। उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं तो पेपर में जाकर वो सेल्फ राइटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो मेरी पहली चॉइस थी वो ये थी कि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर करूं। और उसके बाद अगर किसी ने रट्टे मारने हैं तो उसको रट्टे मारने के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं ये बता दूंगा कि ये चीज़ आपने यानी कि कर सकते हैं और इस चीज़ को आप स्किप कर दें। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और यहाँ पे एक और बात देख लें कि अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली यानी कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अगर तो वीडियोज़ काफ़ी लंबी हो रही हैं तो आप अपना फीडबैक दें कि सर वीडियोज़ लंबी हो रही हैं, आप थोड़ा सा शॉर्ट किया करें। क्योंकि आपको पता है कि वीडियोस मुझे भी पता है कि काफ़ी लंबी हो रही हैं, लेकिन जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ काफ़ी डिटेल में, मुझे नहीं लगता कि आपके कंसेप्ट स्टिल क्लियर नहीं होंगे। तो अगर स्टिल यानी कि आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो काइंडली कमेंट्स में अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। इससे फिर ये फ़ायदा होता है कि इम्प्रूवमेंट के लिए आपको यानी कि जब आप कोई ना कोई फीडबैक देते हैं चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, यानी कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो कोई मसला नहीं है। इम्प्रूवमेंट के लिए आप यानी कि हमें एक मौका दे रहे हैं कि सर हमें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो उसके बाद फिर आदमी यानी कि ख़ुद को इम्प्रूव करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि अंदर जितनी भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको फ़ायदा हो सके।